नमस्कार मित्रों, नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुदेश कुमार। दोस्तों, हम कर रहे थे यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 की पीपल एंड एनवायरनमेंट यानी कि जन और पर्यावरण यूनिट। मित्रों, इस यूनिट के 4 चैप्टर मैं इससे पहले लेकर आ चुका हूँ और आज लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम करेंगे पृथ्वी की भौगोलिक परिस्थिति। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है। तो मित्रों, इस टॉपिक को अच्छी तरह से करिएगा, समझिएगा और मैं यहाँ पर सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लेकर आया हूँ जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। तो मित्रों, चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं और इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे ग्लोब के बारे में। मित्रों, ग्लोब के बारे में यहाँ पे देखेंगे, जानेंगे और रेखाओं के बारे में समझेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए। तो देखिए, ये हमारे सामने ग्लोब है और इसके अंदर मैंने रेखाएं बनाई हुई हैं और इन रेखाओं के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ऊपर, सबसे ऊपर ये क्या होता है। सबसे पहले मित्रों, ये होता है उत्तर ध्रुव। जो सबसे ऊपर होता है उसे उत्तर ध्रुव कहते हैं और जो सबसे नीचे होता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो मित्रों, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री अंश पर होता है। जो उत्तर ध्रुव होता है वो 90 डिग्री अंश पर होता है। और मित्रों, उत्तर ध्रुव के अंदर उत्तरी शीत कटिबंध, इससे नीचे वाली जो लाइन होती है ये होती है उत्तरी शीत कटिबंध। और उससे नीचे क्या होता है, उससे नीचे उत्तर ध्रुव वृत्त आता है और फिर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध का इलाका आता है ये। उसके बाद फिर अगली रेखा क्या होती है, कर्क रेखा, ये वाली। और कर्क रेखा से आगे होता है विषुवत रेखा, उससे आगे होती है मकर रेखा और फिर मकर रेखा और दक्षिणी शीत कटिबंध के बीच में आता है आपका एरिया दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये आता है मित्रों। उसके बाद सबसे नीचे फिर दक्षिणी ध्रुव होता है जिसका अंश भी 90 डिग्री का होता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं मित्रों। देखिए, सबसे ऊपर मैंने बताया उत्तर ध्रुव, ये सबसे ऊपर होता है और यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है मित्रों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ का जो वातावरण है वो ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। तो ज़्यादातर यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है उत्तर ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर भी बर्फ़ जमी हुई होती है। उसके बाद मित्रों, उत्तरी शीत कटिबंध किसे कहते हैं, जो उत्तर ध्रुव से ठीक नीचे होता है। जो उत्तर ध्रुव से ठीक नीचे होता है उसे उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। थोड़ा सा आपको इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, थोड़ा सा आपको देखना है, पढ़ना है, क्योंकि यही मेन चीज़ है। इनमें से ही क्वेश्चन मोस्टली आपका पिकअप करता है। तो इनको मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, बहुत ही सिंपल वे से बताने की पूरी कोशिश करूँगा और बहुत ही आराम से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी किया तो ये सारा का सारा ऊपर से निकल जाएगा और समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले उत्तरी ध्रुव होता है उत्तर ध्रुव, उसके नीचे उत्तरी शीत कटिबंध होते हैं दोस्तों, मैदान जो होते हैं। उसके बाद उत्तर ध्रुव वृत्त होता है, ये जो लाइन होती है, जो रेखा होती है। उत्तर ध्रुव वृत्त कितने अंश डिग्री अंश पर होती है तो दोस्तों ये होती है 66.5 डिग्री अंश पर। 66 सही 1/2 को हम 66.5 भी कह सकते हैं। 66.5 डिग्री अंश पर होती है उत्तरी ध्रुव वृत्त। उसके बाद मित्रों कर्क रेखा आती है। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में मैदानी इलाका आता है, यानी कि इलाका आता है, वो होता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। दोस्तों, यहाँ पे जो वातावरण होता है वो सामान्य रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले बताया था सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो रोशनी है वो तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। और जो उत्तरी शीत कटिबंध होते हैं यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे बर्फ़ तक जमी हुई होती है। लेकिन उससे नीचे जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हैं यहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है।
उसके बाद मित्रों अब आती है बारी कर्क रेखा की। कर्क रेखा कितने डिग्री अंश पर होती है? ये होती है 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री अंश की होती है कर्क रेखा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद मित्रों कर्क रेखा के बाद आती है विषुवत रेखा। विषुवत जो रेखा होती है बिल्कुल सीधी होती है और ये 0 डिग्री अंश पर होती है। और दोस्तों विषुवत रेखा को हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेखा पृथ्वी को 2 समांतर भागों में बांटे उस रेखा को क्या कहते हैं? तो हम उस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, क्योंकि मित्रों ये बिल्कुल सीधी होती है और ये 0 डिग्री अंश पर होती है। उसके बाद आती है मकर रेखा। विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा। दोस्तों मकर रेखा का जो अंश होता है, डिग्री होती है, वो होती है 23.5 डिग्री अंश पर होती है जो मकर रेखा होती है। और मित्रों जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये एरिया है, ये होता है आपका उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं साल भर में एक बार इंसान के सर के ऊपर से पड़ती है। तो यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो साल में एक बार बिल्कुल सर के ऊपर से पड़ती हैं, यानी कि बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जो उष्ण कटिबंधीय इलाके होते हैं यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मित्रों। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पे सूर्य साल में एक बार सर के ऊपर होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। उसके बाद मकर रेखा के बाद अब चलते हैं, क्या पड़ती है? दक्षिणी शीत कटिबंध, यानी कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त पड़ता है। दोस्तों दक्षिणी ध्रुव और मकर रेखा के बीच में जो इलाका होता है उसे कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और मित्रों यहाँ पे भी सूर्य का जो प्रकाश है वो तिरछा पड़ता है। तो तिरछा पड़ने के कारण यहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। किसमें? दक्षिणी शीतोष्ण और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में। ये दोनों सेम होते हैं। ये इलाका और ये इलाका ये बिल्कुल सेम होता है। ये इलाका और ये इलाका बिल्कुल ठंडा होता है और ये इलाका गर्म होता है पृथ्वी का, जो बीच का भाग होता है। देखिए उसके बाद क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जो मौसम है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। उसके बाद दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ पे मित्रों सूर्य की रोशनी बिल्कुल तिरछी पड़ती है, बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ तक भी यहाँ पे जमी हुई होती है, जैसे उत्तरी ध्रुव में बर्फ़ जमी हुई होती थी। और ये जो रेखा होती है दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा होती है, ये कितने अंश की होती है? ये भी आपकी 66.5 डिग्री अंश पे होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आती है बारी दक्षिणी ध्रुव की। दोस्तों दक्षिणी ध्रुव जो होता है ये 90 डिग्री अंश पर होता है। उसी तरह से जो उत्तरी ध्रुव था वो भी 90 डिग्री अंश पर था और उत्तरी शीत कटिबंध भी 66.5 डिग्री अंश पर था और यहाँ पे दक्षिणी शीत कटिबंध भी 66.5 डिग्री अंश पर है। तो मित्रों ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। और एक बात और बता देता हूँ, जितनी भी ये रेखाएं हैं, जितनी भी इस ग्लोब यानी पृथ्वी के अंदर रेखाएं हैं, इन सारी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। अब देखते हैं इससे आगे अब पढ़ते हैं इसके बारे में पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, दोनों ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ये अत्यधिक ठंडे होते हैं। दोनों ध्रुव कौन से हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो सबसे ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव होता है और जो पृथ्वी के बिल्कुल बॉटम में होता है, सबसे नीचे होता है, वो दक्षिणी ध्रुव होता है। तो दोनों ध्रुवों पर सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती हैं, तो इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ तक जमी हुई होती है। अगला पॉइंट क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र अत्यधिक गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ साल में एक बार सूर्य की किरणें सीधी सर के ऊपर पड़ती हैं। दोस्तों हमने चर्चा की थी, जो मकर रेखा होती है और
कर्क रेखा के बीच की जो हिस्सा है ये गर्म होता है, ये हमने देखा था, यहाँ पे डिस्कस किया था इसके बारे में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी सर के ऊपर पड़ती हैं। उसके बाद मित्रों अगला पॉइंट है, उत्तर ध्रुव से कर्क रेखा तक मध्यम तापमान रहता है। उसी तरह से दक्षिणी ध्रुव में भी मध्यम तापमान रहता है। तो दोस्तों उत्तर ध्रुव से कर्क रेखा तक मध्यम तापमान रहता है, उसी तरह से दक्षिणी ध्रुव से मकर रेखा तक तापमान मध्यम होता है। कैसे? देखिए, उत्तर ध्रुव से कर्क रेखा तक, इसको देख लेते हैं। देखिए, उत्तर ध्रुव कौन सा है हमारा? ये वाला, यहाँ से लेकर कर्क रेखा तक, यानी कि ये एरिया ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है, यानी कि यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसी तरह से जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ से मकर रेखा तक का जो एरिया है, यह भी वातावरण यहाँ पे सामान्य रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है दोस्तों। उसके बाद इन सारी अंशों की रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। जितनी भी आपकी मकर रेखा है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है, सारी भी जितनी भी विषुवत रेखा है, सारी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। उसके बाद पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है मित्रों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब देखते हैं घूर्णन। अगला पॉइंट क्या है? घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन किसे कहते हैं? दोस्तों घूर्णन अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं, और दिन रात इसी से होते हैं। देखिए, घूर्णन क्या होता है? जैसे आपने फिरकी देखी होगी, जो बच्चे फिरकी घुमाते हैं गोल गोल, जिसको लट्टू भी कहते हैं, तो वो क्या होता है? वो अपनी ही जगह पर घूमता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। इसी तरह से पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती रहती है तो उसे क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। अब बात आती है परिक्रमण। तो परिक्रमण क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं, और मौसम में बदलाव इसी से होते हैं। दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे तो परिक्रमण कहते हैं, और इस परिक्रमण के द्वारा ही सर्दी गर्मी हमारी पृथ्वी पर होते हैं, यानी कि मौसम यहाँ पे होते हैं। किसके कारण? परिक्रमण के कारण। और घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन रात होते हैं। घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन रात होते हैं। दोस्तों घूर्णन कितने समय में होता है? घूर्णन पृथ्वी 24 घंटे में पूरा कर लेती है, यानी कि दिन रात होते हैं। और जो परिक्रमण होता है, परिक्रमण का मतलब होता है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा के आना। तो दोस्तों परिक्रमण कितने दिन में पूरा कर लेती है पृथ्वी? परिक्रमण कर लेती है 1 साल में पूरा, यानी कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 1 साल में पूरा कर लेती है। दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं समझाने के लिए। देखिए, घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर होता है। जैसे आप मंदिर में जाते हो, तो अगर आप मंदिर की परिक्रमा करते हो, मंदिर की परिक्रमा देते हो, तो उसको तो कहेंगे परिक्रमण। सिंपल सी बात है, परिक्रमा दे रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। और अगर आप मंदिर की परिक्रमा नहीं देते हो और आप मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ जहाँ पे आप खड़े हो वहीं पे घूमते रहते हो, खड़े खड़े अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमते रहते हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घूर्णन। तो मित्रों जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है और अपनी जगह पे भी घूमती चलती है, यानी कि अपनी जगह पे भी घूमती रहती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। अपनी जगह पर भी चक्कर लगाती है, गोल गोल भी घूमती रहती है, और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती रहती है दोस्तों। तो इसका मतलब पृथ्वी घूर्णन भी करती है और परिक्रमण भी करती है सूर्य का। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं टाइडली लॉक। टाइडली लॉक क्या होता है? जैसे चंद्रमा बिना घूर्णन के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे टाइडल लॉक कहते हैं। चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन वो एक ही साइड से दिखता है हमें, उसकी दूसरी साइड हमने कभी देखी ही नहीं है। तो इसका मतलब वो टाइडल लॉक है, यानी कि वो घूम नहीं रहा है अपने अक्ष पर। जो चंद्रमा होता है वो अपने अक्ष पर नहीं घूम रहा है, सिर्फ एक ही दिशा हम उसकी देखते हैं, एक ही दिशा हमें दिखती है, यानी कि एक जगह पर ही खड़ा होकर वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो उसे कहते हैं टाइडल लॉक, यानी कि फिरकी की तरह अपनी जगह पे घूम नहीं रहा है, सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और एक ही साइड से हमें दिखता है। तो इसका मतलब वो टाइडली लॉक है।
तो मित्रों मुझे उम्मीद है ये तीनों चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं आगे, देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपकी समझ बढ़े। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो दोस्तों ध्रुव, विषुवत रेखा के या फिर कर्क रेखा के। तो सिंपल सा आंसर है ध्रुव के पास ही शीत कटिबंध पाया जाता है। ये हम अभी पढ़े थे, आपको पता भी होगा। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में या फिर पूर्वी गोलार्ध में? तो इसका आंसर आएगा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। तो मित्रों ये थोड़ी सी हमने समझ यहाँ पे बढ़ाई थी समांतर रेखाओं के बारे में, अपने ग्लोब के बारे में। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पे आप ये समझ नहीं पाते हो कि मकर रेखा कौन सी है और कर्क रेखा कौन सी है, तो ये आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो मित्रों यहाँ पे मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं वन। अब यहाँ पे पढ़ेंगे वनों के बारे में। देखिए वनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वनों में सबसे पहले देखते हैं उष्ण कटिबंधीय। सबसे पहले क्या देखते हैं? उष्ण कटिबंधीय। इसको हम सदाबहार भी कहते हैं और वर्षावन भी इसको ही हम कहते हैं। उष्ण कटिबंध और सदाबहार और वर्षावन तीनों का एक ही काम है, एक ही नाम है दोस्तों। आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार एग्जाम में नाम बदल के पूछा जाता है और वहीं पे बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उष्ण कटिबंधीय और सदाबहार और वर्षावन ये तीनों एक ही होते हैं। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय होते क्या हैं? ये क्षेत्र गर्म होते हैं और इनमें पूरे वर्ष वर्षा होती है। दोस्तों जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा था, बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच, वो जो क्षेत्र था वो होता था उष्ण कटिबंध, और उसमें जो वन पाए जाएंगे उन्हीं वनों को हम क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय वन, यानी कि सदाबहार या फिर वर्षावन। तो देखिए पहला पॉइंट क्या था? ये क्षेत्र गर्म होते हैं और इनमें पूरे वर्ष वर्षा होती है। सही बात है। उसके बाद वर्षा होती है तो यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ सूखती नहीं हैं, तो उन पेड़ पौधों को हम सदाबहार कह देते हैं, यानी कि सदा ही हरे रहते हैं। तो इसलिए इन वनों का नाम सदाबहार भी पड़ गया, क्योंकि जहाँ पे वर्षा होती रहती है तो वहाँ पे पेड़ सूखेंगे नहीं। पेड़ तो वहाँ पे सूखेंगे जहाँ पे वर्षा नहीं होगी या फिर रूखा वातावरण होगा। तो जहाँ पे वर्षा होती रहती है हमेशा, वहाँ पे पेड़ सूखेंगे नहीं, वो सदा ही हरे रहेंगे, वो पेड़ सदा ही बहार रहेंगे, सदा ही बहार आती रहेगी उनमें। तो इसलिए इन वनों को हम सदाबहार भी कहने लगे। इसी तरह से इनको हम वर्षावन भी कहने लगे और उष्ण कटिबंध इसलिए कहने लगे क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इन तीनों का काम एक ही होता है। अब देख लिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं, पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसीलिए इन वनों को हम क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। जैसे दोस्तों कौन कौन से पेड़ होते हैं इसके अंदर? रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ईटीसी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोजवुड मतलब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उष्ण कटिबंधीय इलाकों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये आपके उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंध वनों में ये पेड़ ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं आगे। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का मतलब क्या है? कि जिन वनों में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हों, जिन वनों में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हों उन्हें क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए ये क्या है? यहाँ मौसम में परिवर्तन होता रहता है। जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वहाँ पे क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता रहता है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, तो उसके कारण वहाँ के पेड़ों के जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। उसके बाद इन वनों में पेड़ अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों वो पेड़ कौन से होते हैं जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं? वो होते हैं साल के पेड़, सागवान के पेड़, नीम और शीशम के पेड़। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद करिएगा, चाहे कैसे भी याद हों, इनको अच्छी तरह से याद करिएगा। अब देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार।
शीतोष्ण सदाबहार वन कौन से होते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए, ये मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। दोस्तों, मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों का मतलब है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि मध्य। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। इन जगहों पर ये वन पाए जाते हैं। कौन से वन? शीतोष्ण सदाबहार वन। यहाँ पर बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्ट जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। शीतोष्ण सदाबहार वन का मतलब क्या होगा दोस्तों? जो सर्दियों में, जो फुल सर्दी में भी सदाबहार रहते हैं, जिनके पत्ते नहीं झड़ते हैं, यानी कि ठंडे इलाकों में जो वन रहते हैं और उनके पत्ते झड़ते नहीं हैं, वो सदा हरे रहते हैं, हमेशा हरे रहते हैं, हरे भरे पेड़, उनको कहते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, जो ठंडे इलाकों में रहकर भी जिनके पत्ते नहीं झड़ते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आया होगा। इनके पेड़ों को याद करना अच्छी तरह से। अब चलते हैं आगे। देखिए, अब आती है बारी शीतोष्ण पर्णपाती वन, यानी कि जो वन ठंडे इलाकों में हैं और फिर भी उनके पत्ते झड़ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये ज़्यादा ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। दोस्तों, जहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी वहाँ के जो पेड़ होंगे उनके पत्ते झड़ जाते हैं ज़्यादा ठंड के। उसके बाद ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन उठ के आता है। मैं वही पॉइंट उठाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ जिनमें से क्वेश्चन या तो पूछे गए हैं या पूछने की आशंका है। तो आपको ये सारी चीज़ अच्छी तरह से याद करनी है। उसके बाद ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। जैसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ज़्यादा सर्दी से भी मौसम शुष्क हो जाता है कई बार, तो शुष्क मौसम में ये अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। तो इन वनों को क्या कहते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन। यानी कि ठंड में रहने के कारण, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक सर्दी पड़ती है वहाँ पे जो पेड़ अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, ऐसे वनों को हम कहते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। एग्जाम्पल, कैसे कैसे पेड़ रहते हैं यहाँ पे? बांज, ऐस, चीड़, बांज, ऐस, बीच आदि। उसके बाद दोस्तों, जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं इस वन में? यहाँ पाए जाते हैं हिरन, लोमड़ी, भेड़िए पाए जाते हैं। और यहाँ के आम जानवर कौन से हैं? फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद करना, कुछ भी नहीं है इनमें। थोड़ा सा गौर से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपके याद हो जाएंगी। अब देख लिए, अगला क्या है? शंकुधारी वन। दोस्तों, शंकुधारी वनों को हम टेंगा वन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत पुराने टाइम में। शंकुधारी वनों को हम क्या कहते हैं? टेंगा वन कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? टेंगा वन। शंकुधारी वन क्या होता है दोस्तों? जिन वनों में जो पेड़ होते हैं वो शंकु यानी कि नुकीले टाइप में दिखते हैं हमें ऊपर, जैसे सीधे खड़े बिल्कुल, यानी कि नुकीले टाइप में जो होते हैं, उन वनों को हम क्या कहते हैं? शंकुधारी वन, यानी कि टेंगा वन। इसमें भी पढ़ते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं? ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। उच्च अक्षांशों में कितना तापमान होता है? 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक। तो उनमें भव्य शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे पेड़ होते हैं और जो ऊपर से नुकीले होते हैं, नुकीले टाइप में। नुकीले टाइपों का जो जंगल होता है उसे कहते हैं शंकुधारी, यानी कि टेंगा वन। आगे देखते हैं, ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। जहाँ पे दोस्तों पृथ्वी की ऊंचाई ज़्यादा होती है वहाँ पे भी ये वन पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं जो नुकीले होते हैं। दोस्तों, ये लंबे वृक्ष होते हैं, बहुत लंबे, और ये नरम बहुत होते हैं, नरम काष्ठ वाले होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं। ये कभी इनके पत्ते नहीं झड़ते हैं और जो नुकीले टाइप में होते हैं ऊपर से। उसके बाद इनका उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है।
जो सामान्य तथा अखबारी कागज़ बनाने के काम आती है। जो लुगदी होती है वो सामान्य कागज़ या अखबारी कागज़ बनाने के काम में आती है। तो इन वनों का प्रयोग लुगदी बनाने में किया जाता है। उसके बाद नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। जो नरम काष्ठ होती है इन पेड़ों के अंदर, उस नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद चीड़, देवदार, इसके अंदर जो वृक्ष होते हैं, चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। कौन कौन से? चीड़, देवदार। ध्यान रखना है दोस्तों, जो चीड़ के वृक्ष होते हैं वो कौन से वनों में पाए जाते हैं? वो शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। तो चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। उसके बाद यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा याद करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे रजत, लोमड़ी, मिक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों याद करने हैं अच्छी तरह से। अगर आप इसको थोड़ा सा याद कर लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कम टकरा ही जाता है। उसके बाद अब देखते हैं घास स्थल। दोस्तों घास स्थल का मतलब क्या होता है? जिन मैदानों में, जिन स्थलों में, जिन स्थानों पर घास बहुत ज़्यादा होती है तो उन स्थलों को हम क्या कहते हैं? घास स्थल। देखिए दोस्तों, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। दोस्तों ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, जो ये वन होते हैं घास स्थल, और ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हुए होते हैं। उसके बाद यह घास 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। जो घास स्थलों में जो घास होती है वह घास 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक की हो सकती है। उसके बाद अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। दोस्तों अफ्रीका के सवाना के बारे में आपने सुना होगा। सवाना का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं। सवाना का मतलब होता है कि जिन स्थानों पर घास यानी कि पेड़ों के साथ साथ बड़ी बड़ी घास भी हो, तो उन स्थानों को, उन वनों को, उन चीज़ों को क्या कहते हैं? सवाना। क्या कहते हैं? सवाना, जहाँ पे बड़ी बड़ी घास हो पेड़ों के साथ साथ। तो दोस्तों अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। उसके बाद जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे? जानवरों में हाथी पाए जाते हैं, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि, ये सब इनके अंदर पाए जाते हैं। किसमें? घास स्थलों में। उसके बाद बारी आती है शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल का मतलब क्या होता है? ठंडे इलाकों में जो घास के मैदान हैं, जो ठंडे इलाकों में घास के मैदान हैं उसे कहते हैं शीतोष्ण घास स्थल। जो सर्दियों में घास ज़्यादा लंबी बढ़ती है। देखिए ये मध्य आकांक्षीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। जो शीतोष्ण घास स्थल होते हैं वहाँ पे जो घास होती है वो छोटी होती है, और जो घास स्थल होते हैं उनमें घास 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई की बढ़ सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे शीतोष्ण घास स्थल हैं वहाँ पे जो घास होगी वो बहुत छोटी होगी और वो बहुत ही पौष्टिक होगी। उसके बाद इनमें जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? जंगली भैंसा, बाइसन, एंटीलोप यहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। एंटीलोप पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद विश्व में हज़ारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल, जो झरने होते हैं। उसके बाद सबसे ऊंचा वाटरफॉल दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल वाटरफॉल है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल वाटरफॉल है। उसके बाद दोस्तों कटीली झाड़ियाँ क्या होती हैं? जहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाएं जिन मैदानों में उसे कहते हैं कटीली झाड़ियाँ। ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं, जहाँ पे रेगिस्तान शुष्क होता है। ध्यान रखना है आपको, शुष्क, जहाँ पे शुष्क रेगिस्तान होता है वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत गर्मी, कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। तो ये कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं ये कहाँ होती हैं? जहाँ पे वर्षा कम होती है और जहाँ पे इलाका शुष्क होता है और रेगिस्तान जैसे इलाके में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद मित्रों एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पे।
कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं? गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। तो दोस्तों इसका आंसर 2 बी आएगा, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान में। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं मोस्टली। उसके बाद शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी है? तो दोस्तों रोडवुड है या चीड़ है या फिर सागवान है। तो मित्रों हमने डिस्कस किया था अभी, चीड़ इसकी महत्वपूर्ण प्रजाति है, बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।